नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 14 जनवरी 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 4 इश्यूज हमें डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम ये बीच का आर्टिकल डिस्कस करेंगे। देखो, जो अभी गतिरोध बरकरार हैं किसानों के बीच और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच हैं, इवन सुप्रीम कोर्ट के नए फार्मूलाज की इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लगाने के बावजूद किसान मानने को तैयार नहीं हैं, तो क्या सॉल्यूशन निकलेगा? इस आर्टिकल में राइटर सॉल्यूशन बताते हैं। इसके साथ ही कल इंडियन एक्सप्रेस में प्रताप भानु मेहता का एक अच्छा आर्टिकल आया था सुप्रीम कोर्ट के इम्प्लीमेंटेशन पर रोक से संबंधित। तो उस आर्टिकल के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी हम एक्सट्रैक्ट करके इसी आर्टिकल के साथ कंबाइन करके डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे टेररिज्म से संबंधित। एस जयशंकर ने एक स्पीच दी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 20 साल पूरा होने के मौके पर। 20 साल किसको पूरा हो गए? देखो, 9/11 के बाद यानी 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हमले के बाद यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन पास किया गया था जिसमें ग्लोबल कमिटमेंट की गई थी टेररिज्म के अगेंस्ट लड़ाई लड़ने में। तो उसको 20 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर स्पीच दी गई थी विदेश मंत्री के द्वारा। काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं, टेररिज्म से संबंधित इस्तेमाल कर सकते हैं। और नेक्स्ट आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे डेमोक्रेसी में सिविल सर्विसेज के रोल से संबंधित और आज के समय में कौन से जो इश्यूज हैं वो सिविल सर्विसेज को अफेक्ट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है। वैसे आप एक बात बताइए, हाल ही में जो मेंस के एग्जाम कंडक्ट हुए हैं, मतलब ऑप्शनल का तो अभी पेपर हुआ नहीं है, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 ऐसे ये सब तो हो चुके हैं। आपने इन पेपर्स को देखा होगा और आपने एक बात जो रेगुलर डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्होंने ये बात जरूर नोटिस की होगी कि पेपर 2 और पेपर 3 इन दोनों पेपर्स के तो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं आप आसानी से सोल्व कर ही रहे होंगे, क्योंकि 2-3 क्वेश्चंस को अगर छोड़ दें तो सारे क्वेश्चंस अपनी डिस्कशन के आधार पर ही सोल्व हो जाते हैं। और कई तो ऐसे हैं जो अब हमने बहुत ही ज़्यादा डिटेल से डिस्कस किए हैं, जैसे कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट RTI। कोशिश देखो अपनी डिस्कशन की यही होती है कि सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं, खास करके जीएस पेपर 2, पेपर 3 और एथिक्स वैसे हम अलग से डिस्कस करते ही हैं कभी कभी, तो इनके सभी जो टॉपिक्स हैं वो पूरे साल में डिस्कशन में कवर हो जाएं। मतलब हर एक टॉपिक के बारे में आपको कुछ ना कुछ पता हो। जो लोग देखो रेगुलर सुनते हैं उनको ये बात जरूर पता होगी। अब जैसे आज का ये आर्टिकल है सिविल सर्विसेज का है, ये थोड़ा सा कोई छोटा सा आर्टिकल था बिजनेस लाइन में, उसको हमने बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करके डिस्कस कर लिया है ताकि जो ये आपका टॉपिक है जीएस पेपर 2 में वो आपका कवर हो जाए। अब पिछले हफ्ते आपको याद होगा शायद साइबर सिक्योरिटी का हमने डिस्कस किया था। ऐसे ऐसे करके हम पूरे साल में जो टॉपिक्स हैं उनको टच करते जाते हैं। आप पुरानी डिस्कशन अगर उठा के देखोगे तो आपको सेकुलरिज्म पे बहुत डिटेल से डिस्कशन मिलेगी, आपको रीजनलिज्म पर डिटेल से डिस्कशन मिलेगी, इवन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया है, इरिगेशन पैटर्न के बारे में डिस्कस किया है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये सब चीज़ें आप अगर पुरानी डिस्कशंस देखोगे तो हमने डिटेल से डिस्कस कर रखी हैं। खैर, ये क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है 250 वर्ड्स में। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, 3 नए फार्मूलाज की इम्प्लीमेंटेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है उससे संबंधित है। इसके साथ साथ अभी जो क्राइसिस चल रहे हैं, एक तरफ फार्मर्स दूसरी तरफ सरकार, 3 नए फार्मूलाज को लेके इन क्राइसिस का सॉल्यूशन क्या निकल सकता है उसे भी हम डिस्कस करेंगे। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से इवन फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी और पार्लियामेंट से भी इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। बट देखो, आज का ये आर्टिकल डिस्कस करने से पहले कल इंडियन एक्सप्रेस में जो आर्टिकल आया था ये लिखा था प्रताप भानु मेहता ने, तो उस आर्टिकल के कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं जिनको आप आंसर्स में एज ए एग्जाम्पल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। प्रताप भानु मेहता का कहना है सुप्रीम कोर्ट ने ये 3 नए फार्मूलाज की इम्प्लीमेंटेशन पर जो रोक लगाई है ये एक बहुत ही ज़्यादा गलत प्रेसिडेंट उनके द्वारा सेट किया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये रेज होता है, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो 3 नए कानूनों की इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लगाई है ऑन व्हाट बेसिस, किस आधार पर? देखो, सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून पर रोक लगा सकती है सिर्फ 2 सूरत में। पहला कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो,
दूसरा, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता हो। लेकिन अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर हियरिंग भी नहीं की इन लॉज के बारे में, सुनवाई नहीं की, पहले से ही इंप्लीमेंटेशन पर रोक लगा दी। ये तो गलत है ना। तो ये तो सेपरेशन ऑफ पावर्स के अगेंस्ट है। इवन बिना सब्सटेंस में जाए या फिर बिना प्रोसीजर में जाए सुप्रीम कोर्ट ने 3 नए फार्मूलाज की इंप्लीमेंटेशन पर रोक लगा दी। और अगर देखो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है हम तो सिर्फ मीडिएशन करवाने की कोशिश कर रहे हैं किसानों के बीच और सरकार के बीच। देखो मीडिएशन का पहला रूल ये होता है कि मीडिएशन के लिए दोनों पार्टीज राजी हों। इवन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कमेटी गठित की गई है उसमें पैनल में 4 मेंबर्स हैं। क्या किसानों से पूछा गया था कि हम कमेटी गठित कर रहे हैं और पैनल के सदस्यों पर क्या आपकी रजामंदी है या फिर नहीं है? नहीं पूछा गया। तो ये मीडिएशन का जो बेसिक रूल है वो ही यहाँ पे वायलेट होता है। दूसरा, देखो सुप्रीम कोर्ट का काम हमने पहले भी डिस्कस किया था, एडजुडिकेट करना है। कानून अगर बना है पार्लियामेंट से तो आप डिसाइड करो ना, ये कानून क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर इलीगल है, आप ये डिसाइड करो। मीडिएशन करवाना आपका काम है ही नहीं, आपका काम है वर्डिक्ट देना, एडजुडिकेट करना। इवन देखो सुप्रीम कोर्ट ने जब ये ऑर्डर दिया तो और भी जुडिशियल प्रोसीजर्स का वायलेशन हुआ। जैसे केस में यही क्लियर नहीं था कि कौन से वकील का क्या लोकस स्टैंडी है, मतलब क्या स्टेक है कौन से वकील का। इवन फार्मर्स की तरफ से जो वकील हैं वो मौजूद ही नहीं थे उस समय जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये ऑर्डर पास किया गया कि हम स्टे लगा रहे हैं इन 3 फार्मूलाज की इंप्लीमेंटेशन पर। तो आगे जाके सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानूनों पर रोक लगा सकती है उनकी इंप्लीमेंटेशन पर, इवन अगर वो कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है या फिर इलीगल नहीं है। इवन और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स प्रताप भानु मेहता के द्वारा इस इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में रेज किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो कमेटी है सुप्रीम कोर्ट ने गठित की है 4 सदस्यों की, ये कमेटी रेकमेंड कर देती है कि कानून गलत है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट फिर उस कानून को स्ट्राइक डाउन करेगी? और मान लीजिए अगर ये कमेटी कह देती है कि कानून सही है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल होगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने एक अनचार्टर्ड टेरिटरी में कदम रखा है। ये सही नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जिम्मेदारी होती है देश की डेमोक्रेसी में अगर गलत कुछ होता है तो उसे अपहोल्ड करने का। सारे काम रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से हों, यह भी सुप्रीम कोर्ट का काम है इंश्योर करना। बट सुप्रीम कोर्ट खुद ही प्रोसीजर्स को इग्नोर कर रही है, तो ये जुडिशरी की फंक्शनिंग के लिए ठीक नहीं है। चलो, बात कर ली हमने प्रताप भानु मेहता के आर्टिकल की। तो आज का जो आर्टिकल है अब इस पे आते हैं। ये आर्टिकल भी अच्छा है। इस आर्टिकल में देखो बैकग्राउंड बताते हुए कहा जाता है कि किसान अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई कमेटी के समक्ष पेश नहीं होंगे, ऐसा उन्होंने बोला है। किसानों का ये बोलना है कि ऑलमोस्ट सारे जो सदस्य हैं उन्होंने इन लॉज की वकालत की है, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो कमेटी है वो निष्पक्ष होकर काम करेगी, इसलिए हम इस कमेटी के समक्ष पेश नहीं होंगे। और किसानों ने एक जो अपना प्रोग्राम बनाया है वो ये भी है कि 26 जनवरी को वो ट्रैक्टर परेड करेंगे दिल्ली में, और उनका तो ये भी कहना है कि इंडिया गेट के आसपास वो ट्रैक्टर्स परेड करेंगे। देखो अभी तक फार्मर्स का प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक रहा है, लेकिन अगर फार्मर्स अपने अपने ट्रैक्टर लेकर परेड स्थल के नज़दीक जाने की कोशिश करते हैं तो पुलिस उन्हें रोक सकती है और टकराव की सिचुएशन पैदा हो सकती है। मतलब आप समझदार हो, सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो राइटर इस आर्टिकल में एक सॉल्यूशन देते हैं। क्या है सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इनका थोड़ा इंटरेस्टिंग है, आप सुनिए। ये कहते हैं, देखो राज्यसभा में जब ये 3 नए फार्म बिल्स पास किए गए थे ना, तो ये प्रॉपर प्रोसीजर के साथ पास नहीं किए गए थे। हमारे संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 100। आर्टिकल 100 ये कहता है हाउस में जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो जो मेंबर्स प्रेजेंट हैं उनकी मेजॉरिटी ऑफ वोट के साथ लिए जाएंगे। ये देखो नीचे आर्टिकल 100। किसी भी हाउस की सीटिंग में जो भी डिसाइड किया जाएगा वो जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं और जितने भी मेंबर्स वोट करते हैं उनकी मेजॉरिटी ऑफ वोट्स की सहायता से लिए जाएंगे। मतलब आप गिनोगे तभी तो पता लगेगा ना कि मेजॉरिटी है या फिर नहीं है बिल के पक्ष में या फिर किसी रेजोल्यूशन के पक्ष में। मतलब गिनती होना जरूरी है।
संविधान में वॉइस वोट का कोई प्रोविजन नहीं है। वॉइस वोट का जो प्रोविजन है वो दोनों हाउसेस ने अपनी सहूलियत के लिए अपनाया है। अपनी सहूलियत के लिए कैसे? देखो, कोई बिल आता है पास होने के लिए, पता ही होता है सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को कि मेजोरिटी किसके पास है, सरकार के पास ही होती है लोकसभा में तो, और राज्यसभा का भी ज़्यादातर समय पता होता है कि बिल के पक्ष में मेजोरिटी है या फिर नहीं है। बट देखो, संविधान में वॉइस वोट का कोई प्रोविजन नहीं है, और दोनों हाउसेस ने जो रूल्स अपनाए हैं उनमें भी यही बात है। अगर देखो, कोई भी मेंबर अगर ये बोल देता है कि भैया गिनती करवा लो, वॉइस वोट मत करवाओ, गिनती करवा लो, तो फिर स्पीकर को या फिर चेयरमैन को गिनती करवानी ही होगी कितने बिल के पक्ष में है, कितने बिल के अगेंस्ट हैं। लेकिन जब देखो इन 3 फार्म बिल्स को पास किया गया ना, तो राज्यसभा में काफी ज्यादा डिसऑर्डर था। मतलब जो हंगामा नहीं मचता रहता, मुझे बोलने दीजिए, आप गलत बोल रहे हो, ये सब चीजें, वो सब कुछ चल रहा था इनका। और बहुत सारे मेंबर्स ने बोला कि वोटिंग करवा लीजिए। राज्यसभा के चेयरमैन को, उस समय जो चेयरमैन बैठे थे ना, उनको बोला कि आप वोटिंग करवा लो। लेकिन तत्कालीन चेयरमैन ने, जो उस समय चेयर पर बैठे थे, उन्होंने मेंबर्स की मांग को रिजेक्ट कर दिया। यानी कि मेंबर्स के डिमांड करने के बावजूद गिनती नहीं हुई कि कितने बिल के पक्ष में है, कितने बिल के अगेंस्ट है, वैसे ही बिल्स को पास कर दिया गया। तो राइटर का यह कहना है कि देखो, प्रोसीजर का तो वायलेशन हुआ है। प्रोसीजर का वायलेशन मतलब उस दौरान जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स मौजूद थे उनमें से कुछ एक ने डिमांड की थी कि आप इन बिल्स को लेके वोटिंग करवा लीजिए, बट मांग को नहीं माना गया। और जबकि रूल देखो ये कहता है, एक एमपी भी अगर बोल देता है कि वोटिंग करवा ली जाए तो वोटिंग करवानी पड़ती है हाउस को जो चेयर कर रहे होते हैं, राज्यसभा के केस में चेयरमैन। लेकिन वोटिंग नहीं करवाई गई, वॉइस वोट से ही बिल को पास कर दिया गया। तो ये रूल का वायलेशन है, प्रोसीजर का वायलेशन है। अब आपके माइंड में देखो एक क्वेश्चन ये आया होगा, ठीक है चलो मान लिया कि राज्यसभा के रूल का वायलेशन हुआ है, प्रॉपर प्रोसीजर नहीं अपनाया गया, इसका वायलेशन हुआ है। बट आपने पॉलिटी पढ़ी है, आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है, आप बोलोगे अरे भैया आर्टिकल 122 भी तो है, हाउस में जो कुछ होगा उसको जुडिशरी रिव्यू नहीं कर सकती। समझ गए? मतलब राज्यसभा में, लोकसभा में या फिर विधानसभा में जो कुछ होता है, किस प्रकार के प्रोसीजर्स हैं, रूल्स हैं, उन पर जुडिशरी अपना वर्डिक्ट नहीं दे सकती। ये हमारा संविधान का आर्टिकल 122 बोलता है कि प्रोसीडिंग्स जो होती हैं हाउस में, उनके ऊपर जुडिशरी अपना वर्डिक्ट नहीं दे सकती। तो इसके जवाब में राइटर कहते हैं, रुको 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 भैया, मेरी बात पूरी तो सुन तो लो एक बार। राइटर कहते हैं आर्टिकल 100 का भी तो वायलेशन हुआ है, संविधान के आर्टिकल 100 का। संविधान का आर्टिकल 100 क्या कहता है? किसी भी हाउस में सारे जो क्वेश्चंस हैं वो डिटरमाइन होंगे, वो डिसाइड होंगे, जितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उनकी मेजॉरिटी किस तरफ है, ये डिसाइड करेगा कि बिल को पास किया जाए या फिर किसी दूसरे रेजोल्यूशन को पास किया जाए या फिर ना किया जाए। तो सीधा सीधा जो ये 3 फार्म बिल्स पास किए गए ना राज्यसभा में, ये आर्टिकल 100 का वायलेशन है। तो एक प्रकार से ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इस बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट इन तीनों बिल्स को वापस भेज सकती है राज्यसभा के पास कि प्रॉपर प्रोसीजर के साथ आप ये बिल पास कीजिए। अगर देखो सुप्रीम कोर्ट ऐसा डिसीजन देती है प्रॉपर सुनवाई के बाद, मतलब अभी तो सीधा सीधा नहीं दे सकती ना, पहले सुनवाई तो करनी होगी, विभिन्न पक्षों को सुनना होगा, तभी सुप्रीम कोर्ट ऐसा डिसीजन दे सकती है कि बिल्स को वापस भेजा जाता है राज्यसभा के पास कि प्रॉपर रूल्स और संविधान की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इन बिल्स को पास किया जाए। अगर देखो ऐसा सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देती है तो सरकार के पास भी एक मौका होगा कि इन बिल्स को या तो सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए, या फिर राज्यसभा के रूल्स में यह भी प्रोविजन है कि सरकार ये बिल्स वापस ले ले और नए ड्राफ्ट राज्यसभा में प्रेजेंट किए जाएं। तो स्कोप उस समय काफी ज्यादा है सरकार के पास। उस समय सरकार काफी सारे स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्ट कर सकती है और फिर से प्रॉपर कंसल्टेशन के बाद इन बिल्स को भेजा जा सकता है। और देखो अभी तो फिलहाल यही उपयुक्त सिचुएशन लगती है, क्योंकि ना तो सरकार मानने को तैयार है, सरकार अपने बिल्स वापस लेने को नहीं तैयार दिख रही है, मतलब अब एक्ट्स हैं, बिल नहीं है।
और ना ही फार्मर्स जो हैं, किसान जो हैं, वो मानने को तैयार हैं। वो किसी भी सूरत में तैयार ही नहीं होते वो कि ना तो हम अमेंडमेंट चाहते हैं ना ही हम कमेटी चाहते हैं। वो एक ही बात चाहते हैं कि बिल क्यों निकलता है, एक्ट को वापस लिया जाए। तो इस गतिरोध को तोड़ने का एक ही सॉल्यूशन है, राइटर बोलते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लीगैलिटी के आधार पर, यानी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के आधार पर इन एक्ट्स को इनवैलिडेट करार देना और बिल भेजना दोबारा राज्यसभा के पास कि प्रॉपर प्रोसीजर के साथ और कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के हिसाब से राज्यसभा इन बिल्स को फिर से पास करें। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 3 जो नए फार्म लॉज पर इंप्लीमेंटेशन पर रोक लगाई गई है उससे संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल टेररिज्म से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, जब 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हमला हुआ था ना, तो उसके कुछ दिनों बाद यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन पास करके ग्लोबल कमिटमेंट जाहिर की गई थी कि सभी देश, वर्ल्ड के सभी देश मिल के टेररिज्म के अगेंस्ट लड़ाई लड़ेंगे। तो अब उस रेजोल्यूशन को पास हुए, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में उस रेजोल्यूशन को पास हुए 20 साल पूरे हो चुके हैं। तो इस मौके पर स्पीच देते हुए हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें बोली। जैसे पहली इंपॉर्टेंट बात, देखो, वर्ल्ड के विभिन्न देशों में जो काउंटर टेररिज्म एजेंसीज हैं या फिर कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो टेररिज्म को काउंटर करने के लिए काम करती हैं, उनके बीच में बेहतर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, अभी देखो, यूएन की जो टॉप बॉडी है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा टेररिस्ट को डेजिग्नेट करने के लिए जो प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है, उसको और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन करने की आवश्यकता है, यानी उसमें सुधार लाने की आवश्यकता है। जैसे इंडिया काफ़ी बार कोशिश करता है मसूद अजहर जैसे टेररिस्ट को डेजिग्नेट करने की, ब्लैक लिस्ट में डलवाने की, तो चाइना, मलेशिया, टर्की, ये जो देश हैं वो रोड़ा अटकाते हैं। तो यूएन की टॉप बॉडी यानी यूएनएससी के द्वारा कुछ टेररिस्ट को डेजिग्नेट करने की जो प्रोसेस है उसमें सुधार होना चाहिए। नेक्स्ट, देखो, अभी जो एजेंसीज ये पता लगाती हैं कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को फंड कहाँ से मिलता है, उन एजेंसीज के बीच भी कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है ताकि और बेहतर ढंग से पता लग सके कि कौन सी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंड कहाँ से मिलता है। नेक्स्ट बात एस जयशंकर ने ये रखी कि आज देखो, वर्ल्ड को ये एक्नॉलेज करना चाहिए कि जो आतंकवादी हैं, टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अभी फंड्स ना सिर्फ प्राप्त करती हैं मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग्स एंड वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग, एक्सटोर्शन, इन सब चीज़ों से, बल्कि उन्होंने नए नए टूल्स खोज लिए हैं अपनी गतिविधियों को सस्टेन रखने के लिए। जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या फिर डिजिटल सिक्योरिटी में भी लूप होल्स का सहारा उनके द्वारा लिया जाता है अपनी गतिविधियों को फाइनेंस करने के लिए। इसके बाद एस जयशंकर ने अपनी स्पीच में ये बोला, पाकिस्तान को रेफर करते हुए, देखो, एक तरफ आपको पता है अब कुछ ही दिनों में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा ये डिसाइड किया जाएगा कि क्या पाकिस्तान को, जो कि अभी ग्रे लिस्ट में है, क्या पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाला जाए अपग्रेड करके, या फिर ग्रे लिस्ट से भी बाहर निकाल दिया जाए। ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को अभी डिसाइड करना है आने वाले कुछ दिनों में। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा देखो 27 पॉइंट्स पाकिस्तान को दिए गए थे कि बोला गया था कि भाई आप इन 27 डिमांड्स को फुलफिल कीजिए, अदरवाइज हम आपको ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। तो पाकिस्तान दिखाने के लिए कुछ एक्शन लेता है, जैसे जो 2008 के हमले के लिए जिम्मेदार है लखवी, उसको जेल में डाल दिया गया, हाफिज सईद को जेल में डाल दिया गया। लेकिन देखो, आश्चर्यजनक रूप से इनके ऊपर आरोप पता क्या है? टेररिज्म को फाइनेंसिंग से संबंधित। अरे भाई, इन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है, इन्होंने निर्दोष लोगों की हत्याएं करवाई हैं, तो आप ठीक से चार्जेस फ्रेम करो ना, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ब्लैक लिस्ट में डाल सकता है इसलिए दिखा दो। तो एस जयशंकर ने बात ये रखी, यूएन, ये देखो, ये यूएन के द्वारा डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है हाफिज सईद और दूसरे वाला लखवी। तो इवन यूएन डेजिग्नेटेड जो टेररिस्ट हैं वो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान उनके खिलाफ ठीक से कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो कम से कम यूएन और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स
के बीच में तो, इन दोनों के एक्शंस के बीच में तो लिंक होना चाहिए ना। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को इस बात को रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि ये टेररिस्ट यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, बावजूद इसके पाकिस्तान सिर्फ चार्जेस फ्रेम कर रहा है इनके खिलाफ टेररिज्म फाइनेंसिंग से संबंधित, मतलब ये प्रॉपर एक्शन नहीं हुआ ना। तो पॉइंट ये निकल के आता है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के एक्शंस के बीच और यूएन के एक्शंस के बीच आपस में बेहतर लिंकेज होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये बोला गया, विदेश मंत्री ने अपनी स्पीच में चाइना की तरफ इशारा करते हुए, ना सिर्फ चाइना बल्कि मलेशिया, टर्की, इनकी तरफ इशारा करते हुए कि कुछ देश ऐसे हैं जो अपनी पॉलिटिकल एंड रिलीजियस एफिनिटी के आधार पर यह डिसाइड करते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल में किस को एज ए टेररिस्ट डेजिग्नेट किया जाए और किसको ना किया जाए। जैसे देखो, मसूद अजहर को ब्लैक लिस्ट में डलवाने के लिए, मतलब यूएन के द्वारा टेररिस्ट डेजिग्नेट करवाने के लिए इंडिया ने कई बार रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया, बट चाइना बार बार रोड़ा अटकाता है। इवन टर्की और मलेशिया के द्वारा भी पाकिस्तान का साथ दिया गया इस मामले पर। तो यानी ये जो देश हैं, ये देखो पॉलिटिकल और रिलीजियस एफिनिटी पर डिसाइड करते हैं कि किसको एज ए टेररिस्ट डेजिग्नेट किया जाए, किसको ना किया जाए। ये गलत है। लास्ट में कंक्लूजन में कहा जाता है, देखो जो स्पीच दी गई विदेश मंत्री के द्वारा, उस स्पीच में काफ़ी सब्सटेंस था और सीधा सीधा पाकिस्तान को चेतावनी थी कि इंडिया देख रहा है जो आप एक्शन ले रहे हो सिर्फ दिखाने के लिए। रियल एक्शंस आपको लेने होंगे अगर आप वास्तव में ये दिखाना चाहते हो कि हम टेररिज्म को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं, हम टेररिज्म को नहीं पनपना देने चाहते पाकिस्तान में, तो आपको रियल एक्शंस लेने होंगे। देखना ये होगा कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स आने वाले दिनों में जब डिसाइड करेगी कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा जाए या फिर अपग्रेड करके ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए या फिर ग्रे लिस्ट से भी निकाल दिया जाए, क्या फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पाकिस्तान के इन एक्शंस को जो उन्होंने दिखाने के लिए लिए हैं और टेररिज्म को फाइनेंसिंग संबंधी चार्जेस फ्रेम किए गए हैं लखवी और हाफिज सईद के अगेंस्ट, क्या फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इन एक्शंस को एक्शंस मानेगी या फिर नहीं मानेगी, ये देखने लायक होगा। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल डेमोक्रेसी में सिविल सर्विसेज के रोल से संबंधित हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, जब ब्रिटिश राज हमारे देश में था तो उस समय सिविल सर्विसेज ने कॉलोनियल रूल का एक प्रकार से स्टील फ्रेम का काम किया। मतलब ब्रिटिश राज के इंडिया में सस्टेनेंस में सिविल सर्विसेज का एक अहम रोल रहा। आज़ादी के बाद हालांकि देखो कॉलोनियल ब्यूरोक्रेसी का जो पूरा ब्रॉड स्ट्रक्चर था वो तो रिटेन किया गया, लेकिन आज़ादी से पहले सिविल सर्वेंट्स का रोल लैंड ऑर्डर पे काफ़ी ज़्यादा था। तो आज़ादी के बाद ज़्यादा रोल हो गया सिविल सर्विसेज का डेवलपमेंट पर, क्योंकि देश गरीब था। धीरे धीरे सरकार ने काफ़ी सारी स्कीम्स लॉन्च की आज़ादी के बाद लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए। तो सिविल सर्विसेज का ज़्यादा फोकस डेवलपमेंट पर हो गया। अगर कोई पूछे, मतलब एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो क्वेश्चन भी आपको अटेम्प्ट करना है कि सिविल सर्विसेज का रोल क्या है डेमोक्रेसी में, तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं। गवर्नमेंट का देखो मेन पिलर्स हैं सिविल सर्विसेज। अब देखो सिविल सर्वेंट्स ही नहीं होंगे तो सरकार काम कैसे करेगी? जो ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करते हैं वो तो सिविल सर्वेंट्स ही करते हैं ना। तो सरकार टिकी ही सिविल सर्वेंट्स पे होती हैं। तो ये जैसे बिल्डिंग गिर जाएगी पिलर के बिना, तो उसी प्रकार से सिविल सर्वेंट्स के बिना कोई सरकार काम नहीं कर सकेगी। ये बॉडी में वेसल्स की तरह होते हैं, खून बहता है ना बॉडी में, उसी प्रकार से सिविल सर्वेंट्स के थ्रू ऑक्सीजन मिलती है, सरकार सारे काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में एक्सपर्ट ओपिनियन दी जाती है सिविल सर्वेंट्स के द्वारा। देखो सरकार को जब भी कोई पॉलिसी बनानी होती है या फिर कोई रूल्स बनाने होते हैं, अब मिनिस्टर खुद थोड़ी ना लैपटॉप लेके या फिर नोटबुक लेके बैठते हैं कि चलो आज पॉलिसी बनाते हैं थोड़ी रिसर्च करके। वो ब्रॉडर बता देते हैं कि हमें इस प्रकार की पॉलिसी बनानी है, ये प्रोविज़न करने हैं। तो जो वास्तव में जो ड्राफ्ट किया जाता है पॉलिसी या फिर बिल भी जब बनाया जाता है तो ड्राफ्टिंग होती है, तो वो सिविल सर्वेंट्स करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो पब्लिक रिसोर्सेज के एक प्रकार से ट्रस्टी होते हैं सिविल सर्वेंट्स। तो सिविल सर्वेंट्स गवर्नेंस के ऑलमोस्ट सभी स्फीयर्स में लीडर्स के तौर पे काम करते हैं, डिसीजन मेकर्स के तौर पे काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कंटिन्यूटी ऑफ गुड गवर्नेंस। देखो हमारे देश में हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, सरकार चेंज हो जाती है। तो
पुरानी पार्टी कई बार जाती है, नई पार्टी आती है, तो ये जो ट्रांजिशन का पीरियड होता है ना, उस ट्रांजिशन के पीरियड में सिविल सर्वेंट्स के द्वारा कंटिन्यूटी प्रोवाइड की जाती है। काफ़ी बार तो गवर्नर रूल भी आ जाता है, तब सिविल सर्वेंट्स का जो रोल है गवर्नमेंट में और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कंटिन्यूटी प्रोवाइड की जाती है गवर्नेंस में सिविल सर्वेंट्स के द्वारा। नेक्स्ट है प्रमोट यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन। अगर देखो सिविल सर्वेंट्स ना हों, मतलब IAS IPS इनकी हम बात कर रहे हैं जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, तो पूरे देश में अलग अलग राज्य में जो एडमिनिस्ट्रेशन के स्टैंडर्ड्स हैं वो अलग अलग हो जाएं। अभी तो देखो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं IAS IPS, तो IAS IPS क्या करते हैं, मतलब रूल्स करते हैं एक्चुअल में देश के सभी राज्यों में एडमिनिस्ट्रेशन में यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश करते हैं, ताकि पूरे देश की गवर्नेंस में ऐसा ना हो किसी देश में गवर्नेंस के अलग रूल्स हैं, किसी देश में गवर्नेंस के अलग रूल्स हैं। बेसिक प्रशासन के चलने की हम बात कर रहे हैं, प्रोसीजर्स की, एसेंस की हम बात नहीं कर रहे हैं कि हाँ अलग कानून तो डेफिनेटली हो सकते हैं। जो भी इश्यूज, जो भी सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में आते हैं, उन सब्जेक्ट्स पर अलग अलग स्टेट अलग अलग कानून बना सकते हैं, बट हम एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोसीजर्स की हम बात कर रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन में यूनिफॉर्मिटी लेके आते हैं सिविल सर्विसेज। नेक्स्ट है क्राइसिस हैंडलर। देश में देखो जब भी कोई क्राइसिस आ जाते हैं, जैसे डिजास्टर आ जाते हैं, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर हो या फिर मैनमेड डिजास्टर हो या फिर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो, तब फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे काम करती हैं सिविल सर्वेंट्स। इसके अलावा और क्या क्या रोल होता है सिविल सर्विसेज का डेमोक्रेसी में? बाइंडिंग करेक्टर, देश को एकजुट करते हैं सिविल सर्विसेज वाले लोग यानी सिविल सर्वेंट्स। बिना भेदभाव के एडवाइस देते हैं एग्जीक्यूटिव को, यानी जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनको जनता ने चुना है, उनको नॉन पार्टीशन होके एडवाइस दी जाती है सिविल सर्वेंट्स के द्वारा। कम से कम आइडियली तो ऐसा ही होता है, प्रैक्टिकली हालांकि काफ़ी बार इश्यूज होते हैं। नेक्स्ट है गवर्नेंस के विभिन्न इंस्टीट्यूशंस के बीच, यानी जो वेरियस डिपार्टमेंट होते हैं, बॉडीज होते हैं, उनके बीच इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश किया जाता है सिविल सर्वेंट्स के द्वारा। गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स पर डिलीवरी और लीडरशिप सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाता है, सरकार के द्वारा जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, वेलफेयर सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए काम किया जाता है सिविल सर्विसेज के द्वारा। इसके अलावा काफ़ी बार जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो ट्रिब्यूनल्स में भी होते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन एडजुडिकेशन का रोल भी प्ले किया जाता है सिविल सर्वेंट्स के द्वारा। मतलब को ऐसी जुडिशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं अगर सिविल सर्वेंट्स ट्रिब्यूनल में हैं तो। इसके बाद इश्यूज की बात करते हैं कि आज के समय में कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो सिविल सर्विसेज को अफेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहला देखो, वैसे सिविल सर्वेंट्स स्टेट को एडमिनिस्टर करते हैं, मतलब वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी होते हैं सिविल सर्वेंट्स, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है सिविल सर्वेंट्स के द्वारा स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन में, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ होते हैं। तो ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और डिसेंट्रलाइजेशन की स्पिरिट के अगेंस्ट हैं। स्टेट गवर्नमेंट कई बार चाह के भी कुछ सिविल सर्वेंट्स के खिलाफ एक्शन नहीं ले पाती अगर सेंटर का अलग मत है। नेक्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड ट्रेनिंग। देखो जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो जर्नलिस्ट होते हैं। ज़्यादातर सिविल सर्वेंट्स की एक फील्ड में कोई स्पेशलाइजेशन होती नहीं है, जबकि 21st सेंचुरी में जिस प्रकार से टेक्नोलॉजीज नई नई इमर्ज होकर आ रही हैं, अगर स्पेशलिस्ट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट में कोई स्पेशलिस्ट हो और उसी प्रकार से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कोई एग्रीकल्चर का स्पेशलिस्ट हो, वो लीड करता है तो शायद वो बेहतर ढंग से लीड कर सकता है एज कंपेरिजन टू जर्नलिस्ट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, संविधान का आर्टिकल 311 जो है वो ये प्रोविज़न करता है कि सिविल सर्वेंट्स को हटाना आसान नहीं है। हटाने का जो प्रोसीजर है, डिसमिस करने का जो प्रोविज़न है सर्विसेज से, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। इसी का गलत फ़ायदा उठाया जाता है सिविल सर्वेंट्स के द्वारा। उनको लगता है कि हमें हटाया तो जा ही नहीं सकता, या फिर बहुत मुश्किल प्रोसीजर है, कैट में हम चले जाएंगे, जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, केस लंबा चलता रहेगा। इसलिए कई बार वो अपनी मनमानी करते हैं और इनएफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा आ जाती है उनके कामकाज में। तो ये रुकावट है, एक डेटरेंस क्रिएट नहीं कर पाता ये आर्टिकल 311। नेक्स्ट है मोनोपोली एंड लाइसेंस राज। वैसे तो देखो मोनोपोली और लाइसेंस राज रेजीम जो है वो 1991 में डिसमेंटल कर दिया गया, लेकिन कई अलग अलग फॉर्म में ये आज भी बरकरार हैं। लेकिन सिविल सर्वेंट्स जो करप्शन करते हैं उस पर, या फिर इनएफिशिएंसी वो शो करते हैं अपने कामकाज पर,
रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज नहीं करते, काफ़ी गलत ढंग से एलोकेट करते हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी तय नहीं हो पाती। इसीलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में हमारा जो स्थान है, बेशक कुछ इंप्रूव हुआ है पिछले कुछ सालों में, और जैसा हमने डिस्कस किया इस पर वैसे सवालिया चिन्ह भी लगे हैं कि इस इंडेक्स के जो पैरामीटर हैं वो सही नहीं है। लेकिन काफ़ी सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो बताती हैं कि एक्चुअल में अभी भी बिजनेस करने में बहुत दिक्कतें आती हैं इंडिया में। नेक्स्ट है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा होती है सिविल सर्वेंट्स के कामकाज में। उनको मजबूर किया जाता है पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा अपनी बात मनवाने के लिए, और काफ़ी बार तो कोल्यूजन भी देखने को मिलता है, मतलब सिविल सर्वेंट्स और पॉलिटिकल लीडर्स मिल के करप्शन करते हैं। ये काफ़ी गलत है। और कुछ पॉइंट्स हैं जैसे लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड पुअर कैपेसिटी बिल्डिंग। प्रोफेशनलिज्म उनके द्वारा नहीं शो किया जाता कामकाज में। देखो, अलग अलग तरह के सिविल सर्वेंट्स आपको मिलेंगे। कुछ ऐसे मिलेंगे जो सेल्फ प्रमोशन के लिए काम करते हैं, कुछ ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ ऑफिस में बैठे रहते हैं, उनको बाहर विजिट करना अच्छा नहीं लगता। कुछ ऐसे भी मिलेंगे आपको सिविल सर्वेंट्स जो लीग से हटके काम करते हैं, मतलब जो लीगल ड्यूटी है उससे तो कहीं आगे जाके काम करते हैं, मतलब कि खुद बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेना पब्लिक वेलफेयर के लिए। हर तरह के मिलेंगे आपको। कुछ ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल चुपचाप रह के काम करते हैं, सोशल मीडिया पर भी नहीं होंगे, लेकिन जो उनके टच में आते हैं लोग, उनके साथी ऑफिसर्स, जूनियर या फिर सीनियर्स, उनको पता होता है कि ये सिविल सर्वेंट्स कितना बेहतरी के लिए काम करते हैं। ना मीडिया उनका कामकाज दिखाता, बिल्कुल चुपचाप होकर वो काम करते हैं बिना हाईलाइट में आए। एक्चुअली देखो, सिविल सर्विसेज के लिए जो कंडक्ट रूल्स हैं उनमें भी एनोनिमिटी का प्रोविजन है कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो गुमनामी में काम करेंगे और उनका नाम सामने नहीं आएगा। तो ये हमने बात की कुछ पॉइंट्स की। नीचे और भी हैं। इंसेंटिव सिस्टम अच्छा नहीं है, मतलब जो सिविल सर्वेंट्स बहुत अच्छा काम करते हैं तो उनकी जल्दी प्रमोशन नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई रिवार्ड जो है वो नहीं मिलता मेरिट के आधार पर। रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड हैं, जो सिविल सर्वेंट्स को अलाउ नहीं करते कि वो अपनी पर्सनल डिस्क्रिशन का इस्तेमाल कर सकें या फिर इंडिविजुअल जजमेंट को एक्सरसाइज कर सकें। मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज़ बताता हूँ। एक मेरा दोस्त है 2013 के कैडर का, 2013 के बैच का, तेलंगाना में। तो मैंने एक बार पूछा कि भाई एक बात बताओ, जो ये हम केस स्टडी में डिस्कस करते हैं, उसके टाइम पे था वो एथिक्स आ चुका था, तो उसने भी पढ़े हैं ये सब चीज़ें। तो मैंने पूछा कि ये केस स्टडी में हम लिखते हैं कि कोई पर्सन आ गया, तुम्हें लगता है कि वो डिजर्व करता है बेनिफिट्स को, लेकिन उसके पास कागज़ नहीं है, तो क्या तुम दे देते हो कोई भी बेनिफिट, जैसे स्कीम का लाभ? तो उसने रिप्लाई दिया, देखो शुरू में जब सर्विसेज ज्वाइन की थी ना, तब तो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता था कि हाँ, सिचुएशन सामने वाले की ऐसी लग रही है कि ये डिजर्व करता है, ये बेनिफिशरी है, तो थोड़ा रूल से हट के काम किया जा सकता है। लेकिन अब 2-3 चीज़ें आती हैं। पहली तो बात, देखो आपके खिलाफ काफ़ी सारी कार्रवाई हो सकती है, आपने रूल्स के अगेंस्ट जाके काम कैसे किया, तो इस डर से कोई करता नहीं है। रूल्स बहुत ज़्यादा रिजिड हैं सरकार के, वो आपको अलाउ करते ही नहीं। कल को कोर्ट में केस चला जाता है कि डीएम ने या फिर एसडीएम ने कैसे अलाउ कर दिया, बाकियों को नहीं किया, इसको कैसे कर दिया बिना रूल के। तो आमतौर पे सिविल सर्वेंट्स करते नहीं हैं। दूसरा, देखो आप पता कैसे लगाते हो, मतलब आपको भी पता है, कुछ लोग तो एक्टिंग करते हैं ना कि मैं डिजर्व करता हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। अब कैसे पता लगेगा ये सामने वाला वास्तव में डिजर्व करता है या फिर नहीं करता है? बहुत से लोग धोखा भी देते हैं। और तीसरी बात उसने ये बोली कि जब आप एक पर्सन को लीग से हटके, मतलब रूल के खिलाफ जाके कोई भी फ़ायदा किसी को पहुंचाते हो, अगर आपको लगता है कि चलो कोई बात नहीं, रूल्स को थोड़ा दरकिनार करके इसको बेनिफिट दे दिया जाए, तो आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं या फिर सीनियर्स हैं, उनको ये लगता है कि इसका ना कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है, मतलब या तो ये करप्शन कर रहा है कि इसने रूल को दरकिनार करके इतना बड़ा रिस्क लिया और इसको रूल फ़ायदा पहुंचा रहा है, तो क्या ये करप्शन कर रहा है? चलो ना भी माना जाए कि ये पर्सन करप्शन कर रहा है, कल को ना फिर आपके सबॉर्डिनेट भी फाइल लेके आ जाएंगे कि सर इनका भी कर दो, रूल थोड़ा सा अलाउ नहीं करते लेकिन आप इनका साइन कर दो। जबकि लीडर का तो काम होता है ना एक एग्जाम्पल सेट करना कि रूल्स एंड प्रोसीजर के हिसाब से काम होगा। तो कुल मिला के उसने यही जवाब दिया कि प्रैक्टिकली ऐसा थोड़ा सा मुश्किल होता है, बहुत कम होता है। तो ये सारे हमने पॉइंट्स डिस्कस किए जो सिविल सर्विसेज को आज के समय में अफेक्ट करते हैं।
देखो गवर्नमेंट ने भी कुछ पॉजिटिव स्टेप्स लिए हैं, जैसे सर्विस कंडक्ट रूल्स जो पहले ठंडे बस्ते में थे उनको ऑपरेशनलाइज किया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि जो सिविल सर्वेंट से इनकॉम्पिटेंट हैं उनको हटा दिया जाएगा सर्विस से। लेटरल एंट्री अलाउ कर दी है। 10 जॉइंट सेक्रेटरीज की पोस्ट पर पर्सन्स लिए गए थे लेटरल एंट्री के थ्रू। हालांकि 2-3 दिन पहले खबर आई थी कि एक पर्सन जो लेटरल एंट्री के थ्रू आया था जॉइंट सेक्रेटरी के पोस्ट पर, उसने रिजाइन भी कर दिया है। पता नहीं बाद में उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुआ नहीं हुआ, लेकिन ऐसी खबर आई थी। उसके बाद नेक्स्ट कि गवर्नमेंट ने टेक्नोलॉजी, पीरियडिक रिव्यू, 360 डिग्री परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, इन सब टूल्स की सहायता से सिविल सर्वेंट्स की अकाउंटेबिलिटी को इंक्रीज करने की कोशिश की है। और पहले देखो नेक्स्ट पॉइंट ऐसा होता था कि कुछ पोस्ट पर सिर्फ आईएएस ही अपॉइंट होते थे, बट अब जो आईएएस ऑफिसर्स हैं उनकी मोनोपोली को खत्म कर दिया गया है। दूसरी सर्विसेज के जो ऑफिसर्स हैं उनको भी कुछ पोस्ट पर अपॉइंट किया जा सकता है। अब लास्ट में कंक्लूजन में आप बोल सकते हो कि देखो क्रिटिसिज्म तो होता ही है, लेकिन जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो इंडिया में चेंज के हार्बिंजर हैं। हार्बिंजर मतलब चेंज को लीड करने वाले, अगर दूत प्योर हिंदी में अगर हम बोलें। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।